हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कुरडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर है कि कैसे एक लैंग्वेज, एक भाषा एक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन सकता है। मतलब एक भाषा जो है उस लैंग्वेज को लेकर के पूरा का पूरा नेशनल सेंटिमेंट अराइज कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टॉपिक से। How did language played an important role in developing nationalist sentiment? बोला कि कैसे भाषा जो है आपके राष्ट्रवाद को जागृत करता है, उठाता है। कैसे भाषा भी एक जरिया बन सकता है राष्ट्रवाद का। अगर आपको पता हो तो हमने ट्रीटी ऑफ वियना 1815 किया था। उस ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में हमने देखा था, उसमें कुछ टर्म्स बताए हुए थे और उसमें जब हमने फाइनल में जब कंक्लूड कर रहे थे तब हमने क्या देखा कि जो ग्रेट पावर्स थी जो उस वॉर को जीती, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि काम करते हैं कि फ्यूचर में फ्रांस कभी भी फ्यूचर एक्सपांशन नहीं करे, कोई एनेक्सेशन नहीं करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्रांस के चारों तरफ है ना कुछ है ना हम एक तरीके से ना एक वर्चुअल बैरियर बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ में, वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में क्या कि छोटे छोटे अलग अलग किंगडम बना करके किसी को हैंडओवर कर दिया और बोला कि अब से ये क्या करोगे कि फ्रांस को टोटली कंट्रोल करके रखना है। और ऐसे में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें क्या तीनों को मिल गई, रशिया को कुछ नहीं मिला। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि पोलैंड जो कि फ्रांस के कंट्रोल में था अब से वो दे दिया जाएगा किसको, रशिया को। तो 1815 के समय में रशिया के पास में पोलैंड पर कब्जा आ चुका था। तो जैसे ही वहाँ पर पोलैंड पर कब्जा है तो उन्होंने क्या किया, रशियन गवर्नमेंट ने, रशिया के जो शासक है, जो रूलर है, वहाँ पर अपनी तानाशाही मनमानी शुरू कर दी, मनमर्जी स्टार्ट कर दी। तो देखते हैं कि उससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट है और किस प्रकार से है ना वहाँ पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का अरोज हुआ, जागृत हुआ। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, क्या अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के अनुसार, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ वियना के अनुसार पोलैंड वॉज गिवन टू हुम, सही जवाब रशिया, पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया। तो बोला कि रशिया को पोलैंड दे दिया क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना का ये पार्ट था, ठीक है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड द पोलिश लैंग्वेज, हाँ ये आया हमारे पास में नया पॉइंट। बोला कि जैसे ही रशिया ने ऑक्यूपाई किया, मतलब कब्जा किया, किसको कब्जा किया, पोलैंड को कब्जा किया। पोलैंड को कब्जा करने के बाद वहां पर द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड टू आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर। क्या हुआ, रशिया ने बोला कि अब से पोलैंड पर हमारा कब्जा है, तो ऐसे में हम जो बोलेंगे आपको वो बात माननी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम पता क्या किया उन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, जहां कहीं पर भी एजुकेशन पोलिश लैंग्वेज में दी जाती है, अब से पोलिश लैंग्वेज में एजुकेशन देना बंद करो। और आपको अगर पढ़ाई लिखाई करना है, कुछ भी काम करना है, आपको सब चीज़ के लिए बोला कि स्कूल कॉलेज में तो मस्ट है, प्राइमरी है, क्या आपको रशियन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, रशियन लैंग्वेज में लिखाना पड़ेगा। जितना भी पढ़ाई करने का तरीका सारा का सारा कन्वर्ट करके रशियन लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। दूसरी बात बोला कि ये तो स्कूल कॉलेज किया था, अब बोला कि पूरे के पूरे पोलैंड में हर जगह पर सबको रशियन लैंग्वेज बोलनी है। अब इससे क्या हुआ कि इससे गलत मैसेज गया। मैसेज क्या गया, देखो जनता को मतलब उसकी दिनचर्या से उसको कोई मतलब नहीं कि राजा कौन है, क्योंकि देखो राजा ये रहो वो रहो, जनता के जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसे में क्या हुआ कि लोगों को ये महसूस होने लग गया है क्या कि ये लोग जो हमारे यहाँ पर अभी शासक बन चुके हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में, ये हमारी आम जिंदगी के अंदर तक आ चुके हैं। क्या हम क्या भाषा बोलेंगे, हम स्कूल में कौन सी भाषा में बात करेंगे, हम अपने देश में कौन सी भाषा में बात करेंगे। ऐसे में जो आदमी जिसकी पीढ़ी से पीढ़ी, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से उनकी वही लोकल लैंग्वेज बोलते हुए आया है वो, और कोई बाहर वाला आदमी आकर के बोला कि नहीं अब से ये सारी भाषा बोलना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ मेरी भाषा ही बोली जाएगी और रूथलेसली इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, उनके मन में आएगा ना कि यार ये आदमी बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। मैं देखो आपको शासन करना है, आप शासन करो, लेकिन आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मैं अपने घर में कौन सी भाषा बोलूँगा, मैं अपने स्कूल में कौन सी भाषा में पढ़ाई करूँगा, और मैं जब बाजार में सामान खरीदने जाऊँगा
तब मैं कौन सी भाषा बोलूँगा, ये आपको अधिकार नहीं है। और ये ऐसी फीलिंग जनता के अंदर आ रही है, किसके अंदर, पोलैंड की जनता के अंदर आ रही है। अब जो मेन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं कि पोलैंड को किसी देश ने गुलाम बना लिया, अब मेन मुद्दा यहाँ पर ये हो चुका है कि पोलैंड के यहाँ पर कोई बाहर के देश की दूसरी भाषा जबरदस्ती यहाँ से बुलवाई जा रही है, उनको फॉलो करवाई जा रही है। ये यहाँ पर नेशनल स्ट्रगल का पॉइंट है। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ कि क्लर्जी पता है ना आप सबको क्या होती है क्लर्जी? चलो बता देते एक बार वापस। क्लर्जी का मतलब होता है चर्च के लोग। बताया था ना हमने कि देखो 3 स्टेट हुआ करते थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। तो उसी प्रकार से जो लोग चर्च के लोग उनको बोलते हैं ना क्लर्जी। तो बोला कि पोलैंड के अंदर जो लोग चर्च के लोग हैं, चर्च के लोग कौन हो गया, फादर हो गया, बिशप हो गया, आपके प्रीस्ट हो गया, नन्स हो गए, जिसको सिस्टर्स होती है, तो वो सब लोग को जो चर्च में रहने वाले लोग हैं, जो चर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, उन सबको हम बोलते हैं क्लर्जी। तो बोला कि क्लर्जी ने भी देखा कि ये गलत हो रहा है ना हमारे देश में, तो क्लर्जी ने क्या किया, क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोला कि क्लर्जी वालों ने बोला कि अब से हम क्या करेंगे कि भाषा का उपयोग करेंगे एक किसकी तरह, एक हथियार की तरह। किस चीज के लिए, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध। बोला कि सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी, चर्च होगी। तो जितने भी है ना चर्च के जो लोग हैं, फादर है, बिशप है, नन्स है, सिस्टर्स है, इन सब ने जबरदस्ती बोला कि नहीं, हम तो चर्च के अंदर पोलिश लैंग्वेज ही यूज करेंगे, पोलिश लैंग्वेज में ही बोलेंगे। तो मतलब क्या कि उन्होंने इस चीज को अपने लिए एक ढाल बना ली, एक हथियार की तरह यूज किया विरोध करने के लिए। क्या किया, विरोध करने के लिए एक हथियार की तरह, एक ढाल की तरह यूज किया। बोला हम विरोध करते हैं, रेसिस्ट करते हैं ऐसी पॉलिसी को जो हमारी भाषा को, ऐसी भाषा जिसको हम सैकड़ों सालों से बोलते रहे, उनको हटा करके दूसरी भाषा बोलने के बारे में बोलते। तो सबसे पहले शुरुआत करी चर्च के लोगों ने, क्लर्जी लोगों ने। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। Polish was used for church gatherings and all religious instructions। अब क्या हुआ कि ये जो चर्च के जो लोग हैं क्लर्जी, इन्होंने क्या बोला कि अब से इन्होंने क्या किया कि जब कभी भी चर्च में सभा बुलाई जाएगी या चर्च में जब कभी भी लोग आएंगे या उनकी सभा बुलाई जाएगी, तो उस सभा बुलाने के लिए जो ऑर्डर इशू किया जाएगा, जो है ना मतलब एक आदेश दिया जाएगा ना, वो पूरी का पूरा पोलिश लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। इसके अलावा जब लोग चर्च में आकर के बैठे हुए होंगे, चर्च में उनकी बात सुन रहे होंगे, तब जो प्रवचन दिए जाएंगे, जो भाषण दिए जाएंगे, जो उनके द्वारा जनता को कुछ बताया जाएगा, तो सारा का सारा पोलिश लैंग्वेज में बताया और दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि उन्होंने विरोध जताने का तरीका अपना लिया। और दूसरी चीज़ बोला, और जितने भी धार्मिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, मतलब धार्मिक प्रवचन जो दिए जाएंगे, वो भी सारे के सारे पोलिश लैंग्वेज में ही दिए जाएंगे। और बोला कि उसमें वो अपना लॉजिक बताएंगे क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसी भाषा में पहले से देते आ रहे थे, तो इसलिए हम इसी भाषा में ही दे रहे हैं, चाहे आपका नियम कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि इसको एक सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस की तरफ उपयोग करेंगे चर्च के लोग। एज अ रिजल्ट, और क्या हुआ कि ऑर्डर तो इशू कर रखा है रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन अथॉरिटी ने बोला कि कोई भी ऐसा किया तो सजा मिलेगी, देख लेना, ध्यान रख लेना। अब उन्होंने तो कर दिया, चर्च की सभा भी बुला ली, पोलिश लैंग्वेज में सभा बुला ली और पोलिश लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब ऐसे में क्या हुआ कि रशियन अथॉरिटीज़ को क्या लगता है, क्योंकि देखो हमें तो पोलिश आती नहीं है, और हो सकता है कि ये पोलिश लैंग्वेज में इशारों में या फिर ना रिलीजियस गैदरिंग के नाम पर ये पोलिश लैंग्वेज में लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, तो किसको पता, जरूरी नहीं है ना। बोला कि अगर रिलीजियस सेरेमनी देता तो रशियन में दे देते आप, हमने आपको रोका है क्या, आपको धार्मिक प्रवचन देना आप दो, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आपने जानबूझ करके पोलिश लैंग्वेज में दिया। इसका मतलब आपने कोई मैसेज दिया है, क्रांति करने के लिए आपने कोई मैसेज दिया है, आपने लोगों को भड़काया है। इसका मतलब अगर आपको देना आप रशियन लैंग्वेज में दो। उनको फिर ऐसा लगा कि शायद ये हमारे विपरीत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, और इसका परिणाम क्या हुआ, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, बोला कि वहाँ पर जितने भी साधु संत हैं जो होते, जैसे बिशप होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, और उस जितने भी प्रीस्ट है, बिशप्स है, उन सबको कहाँ पर भेज दिया गया, उन सबको भेज दिया गया जेल में भेज दिया गया। और जिनको जेल नहीं भेजा उनको भेजा साइबेरिया के कोल्ड डेजर्ट में। भाई साहब, मौत से बदतर सजा है साइबेरिया का कोल्ड डेजर्ट। आपको अगर साइबेरिया का कोल्ड डेजर्ट में भेजा, इसका मतलब वो सामने वाला बंदा चाहता है कि आपकी मौत बहुत दर्दनाक हो। इसीलिए क्यों,
आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा का पूरा बर्फीला तूफान आएगा, बर्फीला रेगिस्तान है वहाँ पर। आप मतलब क्या होगा कि आप एक बार में नहीं मरोगे, आप धीरे धीरे मरोगे। आपके धीरे धीरे ना शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, आपको सुनाई देना नहीं देने लगा, आपको थोड़ी थोड़ी डिजीनेस होने लग जाएगी, आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा। ऐसा मतलब मौत भी है ना, कहते हैं ना कि मौत तो जल्दी आ जाए तो ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ना कि मौत से बदतर सजा देनी है तो साइबेरिया के डेजर्ट में भेज दो, तो ये करेंगे ये। और बोला कि ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो बोला कि पनिशमेंट देने का जरिया है। इस प्रकार से क्या हुआ कि पोलैंड में भाषा के नाम पर, भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद होता है, और इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए रशियन अथॉरिटीज हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है। किसी को सजा मौत देनी है मौत दे देंगे, किसी को जेल भेजना है जेल भेज देंगे। और बोला कि कोई फिर भी नहीं माना तो क्या करेंगे कि उनके पास में एक आखिरी जरिया क्या, साइबेरिया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल, अगर किसी को वहाँ पर भेजना, कहते हैं कि वो मौत से बदतर जगह है वहाँ पर। तो ये है हमारा आज की क्लास का टॉपिक जो हमने आपको बताया था। तो कैसा लगा आज की हमारे क्लास का टॉपिक? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए ज़रूर। और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम का पेज का एक चैनल है जहाँ पर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इस इंस्टाग्राम पेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और रही बात नोट्स की, तो हम बहुत ही जल्दी आने वाली कुछ ही क्लासों में हम एक टेलीग्राम का चैनल बना करके PDF के फॉर्मेट में आपको नोट्स को प्रोवाइड करवा देंगे। तो चिंता मत कीजिए, हमें भी पता है आपकी तैयारी करवानी है। दिसंबर महीने तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा ताकि आप जनवरी महीने में पूरी तरह से फ्री होकर के अपने 1-2 जितने भी प्री बोर्ड आप आराम से प्री बोर्ड दीजिए, और फरवरी मार्च महीने में आसानी से आराम से बोर्ड की परीक्षा दीजिए। और ऐसी तैयारी होगी, आपको भी याद रहेगी और हमें भी याद रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है। हमने पहले भी बताया था, पढ़ाई जो है वो मजबूरी नहीं है, वो ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी एक यात्रा है। और इस यात्रा का मैं आपका सारथी हूँ, और ये सारथी आपके साथ तक चलेगा, आपके एग्ज़ाम के दिन तक आपके साथ रहेगा। चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।